लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना के साथ साथ वर्तमान में मलेरिया का प्रकोप चल रहा है। तो खुद स्वयं और अपनों को इसको किस प्रकार सुरक्षित करें, तो इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहें और अपने आसपास मक्खी मच्छरों के प्रकोप से बचाने के जो नियंत्रण के उपाय हैं वो अपनाएं। जैसे मिट्टी का तेल आप डाल सकते हो। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये मेरी सलाह विद्यार्थियों से है, उन अभिभावकों से भी है। तो चलो, अपने जो टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट फर्स्ट का, जिसमें हमने यानी वायु के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में देख रहे थे। तो उससे पूर्व वीडियो में हमने वायु के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियों का सामान्य परिचय देखा था। तो अब हम बेसिकली अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हालांकि इसमें से दो स्थलाकृतियों का हमने इससे पूर्व अध्ययन कर लिया था, उनको भी एक बार अपने डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट स्थलाकृति हमने देखी थी वात गर्त। वात का मतलब वायु और गर्त मान गड्ढा। वायु की अपर्दन क्रिया के कारण जो तस्तरीनुमा गड्ढे का जो निर्माण होता है वो बेसिकली क्या है भाई, वात गर्त है। जब वायु के साथ ग्रीष्म ऋतु में यानी बवंडर चलते हैं, जिसको हम आम भाषा में बबुलिया कहते हैं, और जब ये चलते हैं ना तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर जो भी उसके सामने आता है उसको यानी वर्ताकार में मार्ग के अंदर यानी एक जगह पर घूमते हैं तो वहां की एक संगठित चट्टानी वहां से हट जाती है, जिससे क्या है उस क्षेत्र के अंदर जो तस्तरीनुमा जो गड्ढा बनता है बेसिकली उसको वात गर्त के नाम से जाना जाता है। दूसरी स्थलाकृति का हमने अवलोकन किया था अपवाहन बेसिन, यानी वात गर्त का जो विस्तृत रूप होता है वो बेसिकली अपवाहन बेसिन कहलाता है। यानी अपवाहन किसके साथ, यानी वायु के साथ वहां की असंगठित चट्टानें जब लंबे समय तक एक जगह से हटती रहती है तो उस क्षेत्र के अंदर क्या है, यानी वहां काफी गहरा गर्त हो जाता है। वह गर्त कई जगह पर तो भौम जलस्तर जब तक नहीं आ जाता तब तक वो मुख्य रूप से क्या है, यानी उसके अंदर अपरदन होता रह जाता है। तो ऐसे जो अपवाहन गर्त होते हैं ना, इसको मुख्य रूप से क्या है, यानी मंगोलिया है। मंगोलिया देश में बड़े पोंग कियोंग के नाम से जाना जाता है। बड़े जो अपवाहन गर्त होते हैं उसको बेसिकली यानी पोंग कियोंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यदि यानी इस छोटे अपवाहन बेसिन को संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन्स का मैदान है वहां उनको बेसिकली किसके नाम से, बैफेलो वालोस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, अपवाहन बेसिन को। इसके अलावा थर्ड स्थलाकृति भी हमने देख ली थी छत्रक शिला, यानी कैसी शिला, जो छत्ती की आकृति की शिला, यानी इस प्रकार की शिला होती है और इसके अंदर क्या होता है, छत्रक शिला के अंदर आधार बिल्कुल पतला होता है। क्यों, आपने देखा होगा कि वायु 6 फीट की ऊंचाई तक अपना मैक्सिमम अपरदन करती है। ये आपने अवलोकन भी किया होगा। भी अपने जाते हैं तो नीचे वाले क्षेत्र के अंदर यानी जब आंधियां चलती है तो नीचे धूल के कण, मिट्टी के कण, जो कंकड़ पत्थर नीचे चलते हैं, तो नीचे जब चलेंगे तो अपरदनात्मक कार्य तीव्र गति से होगा। और ये चट्टानें होगी जब लंबवत चट्टानें होंगी और लंबवत चट्टानों के अंदर मिश्रित प्रकार की चट्टान होगी, जिसके कारण क्या है, यानी नीचे वाला भाग ज्यादा अपरदित हो जाएगा, बीच की मुलायम जैसे इस क्षेत्र में मुलायम चट्टान हट जाती है और इसकी आकृति बेसिकली छत्ते जैसी होती है। इसलिए इस कलाकृति को यानी छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अंदर इसको यानी गारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यानी जर्मनी, यूरोपीय देश जर्मनी में इसको फिटज फेल्सन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, यानी छत्रक शिला को फिटज फेल्सन के नाम से जाना जाता है। किसको,
क्षत्रशिला को जर्मनी में, और सहारा में कहा जाता है गारा के नाम से जाना जाता है। सहारा में गारा फ्रीडरिचसहैलन, और वैसे अमूमन इसको कहते हैं यानी क्षत्रशिला के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों शिलाकृतियों का हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद चौथी शिलाकृति का हम अवलोकन करते हैं, इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग बेसिकली क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है, यानी जर्मन भाषा का शब्द है इनसेलबर्ग। और इनसेलबर्ग से तात्पर्य क्या होगा, पर्वतीय द्वीप या द्वीपीय पर्वत, या इसको हम मुख्य रूप से क्या है यानी काफी लंबा चौड़ा पथरीला भूस्थलीय क्षेत्र होता है, उसके अंदर संपाटी होता है, बीच बीच के अंदर यानी कठोर चट्टानें जो मुख्य रूप से टीले से दिखाई देती है, उस टीलों को ही यानी इनसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों के अंदर शीर्ष चट्टानों में पाए जाते हैं, और इसका निर्माण अपक्ष वायु की यानी अपर्दन और अपक्षी की क्रिया के परिणाम स्वरूप इनसेलबर्ग का क्या है, निर्माण होता है। और ये इनसेलबर्ग है जो नाइजीरिया देश है, नाइजीरिया देश में असंख्य की संख्या के अंदर यानी इनसेलबर्ग शिलाकृति पाई जाती है। देखिए ये यानी कोई पथरीला भूस्थलीय क्षेत्र है, उसके अंदर यानी लगभग संपाटी हो जाता है, लेकिन बीच बीच के अंदर यानी कठोर चट्टानों के छोटे छोटे यानी टीले सदृश यानी चट्टानी भूखंड है वो दिखाई देते हैं, और जिसको इनसेलबर्ग कहते हैं। और इनसेलबर्ग बेसिकली जर्मन भाषा का तात्पर्य है कि पर्वतीय द्वीप या द्वीपीय पर्वत, यानी सपाटी भाग है और ऊपर ऐसे लगता है दूर से देखने पर जब चमकते हैं तो यानी कोई द्वीप हो, यानी सारा समुद्र लग रहा है और उसके बीच में कोई द्वीप जैसी शिलाकृति होती है, तो उसको इनसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। या और ये हो जाती है का इनसेलबर्ग। इसके बाद नेक्स्ट शिलाकृति आती है जूजेन, या जिसको जूजन के नाम से भी जाना जाता है। जूजन का निर्माण कब होता है, बेसिकली जब मुलायम और कठोर चट्टानें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज अवस्था में हो। कैसी अवस्था में हो, एक दूसरे के जब क्षैतिज अवस्था में होती है तो वहां वायु सतह अपर्दन के कारण क्या है, उस क्षेत्र के अंदर यानी दवात सदृश शिलाकृति का निर्माण होता है। यानी ये तो मेरुतुल्य सपाट भाग बनता है बीच में, और ये जो प्राचीन समय में जो तख्ती का उपयोग किया जाता था, लिखने की जो कलम होती थी उसके अंदर एक दवात होती थी, तो दवात सदृश जो शिलाकृति का निर्माण जब वायु की अपर्दन क्रिया के कारण होता है और बीच के अंदर संपाटी मेरुतुल्य भाग भी बनता है, तो ऐसी जो शिलाकृति है उसको जूजन के नाम से जाना जाता है। और जूजन के अंदर भी अपक्ष तथा अपर्दन दोनों का हाथ इसके अंदर होता है, और ये बेसिकली इसके अंदर बात करते 90 से 150 फीट ऊंचे होते हैं। कितने, 90 से 150 फीट ऊंचे होते हैं क्या, जूजन। तो इस प्रकार यानी जहां मुलायम तथा कठोर चट्टानें क्षैतिज अवस्था में हो, वहां वायु की सतह पर अपर्दन होने के कारण वहां जो दवात सदृश जो शिलाकृति बनती है, वायु के अपक्ष और यानी वायु के अपर्दन क्रिया के कारण या चट्टानों के अपक्ष की क्रिया के कारण वो द्वार सदृश शिलाकृति बनती है, बीच में मेरुतुल्य जो शिलाकृति बनती है, तो ऐसी शिलाकृति को जूजेन या जूजन के नाम से भी प्रमुख रूप से क्या है, ऐसी शिलाकृति को जाना जाता है। और ये बेसिकली 90 से 150 फीट ऊंचे होते हैं जूजन। तो ये हो गया जूजेन, जो यानी क्षय की जो दवात होती थी उस दवात सदृश से जो शिलाकृति वायु की अपक्ष और अपर्दन की क्रिया के कारण बनती है, उनको बेसिकली जूजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भूस्तंभ, जिसको डिमोइसल्स के नाम से जाना जाता है। क्या, डिमोइसल्स के नाम से भी क्या है, भूस्तंभ को जाना जाता है। और इसके अंदर बात करें कि मरुस्थलीय भागों में कठोर चट्टानें पड़ती है, और यानी बेसिकली क्या होता है, जैसे ये
कठोर चट्टानें, बीच में मुलायम चट्टानें, फिर कठोर मुलायम, और जिसके कारण जैसे ये मुलायम चट्टान की यहाँ से हटा दी जाती है, ये यहाँ से मुलायम चट्टान यहाँ से हटा दी जाती है, और ये होता है बेसिकली जब चट्टानें लंबवत अवस्था में कठोर मुलायम चट्टानें मुख्य रूप से क्या है होती है, तो कठोर चट्टान मुलायम चट्टान को हटा देती है वायु अपरदन की क्रिया के कारण। मुलायम चट्टान के बीच वाली कठोर चट्टान लंबवत स्तंभ के रूप में दिखाई दे, यानी स्तंभाकार शिलाकृति का निर्माण इससे होता है। तो जिसके कारण बीच वाली कठोर मुलायम चट्टान तो यानी सुरक्षित रहती है, आसपास की मुलायम चट्टान वहां से हट जाती है, और इसके हटने के कारण जो एक स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है उनको यानी क्या भूस्तंभ या डिमोसेल्स के नाम से क्या है जाना जाता है। तो डिमोसेल्स की बात करते हैं तो यानी ये जो सहारा वाला जो मरुस्थल है, कागारी है, उस क्षेत्र के अंदर ये शिलाकृतियां बहुतायत से पाई जाती हैं। कौन सी? भूस्तंभ या डिमोसेल्स। तो रटने की आवश्यकता नहीं है। जब यानी लंबवत चट्टाने कठोर मुलायम लंबवत चट्टाने हो और उसके बीच की मुलायम चट्टाने वायु के द्वारा हटा दी जाती है, और कठोर चट्टानों के बीच की मुलायम चट्टान सुरक्षित रहती है, उस प्रकार एक स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है उसको बेसिकली भूस्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट शिलाकृति हम देखते हैं द्विकांत्र या वायु घर्षण भी कहते हैं, वेंटिफेक्ट के नाम से भी क्या है इस शिलाकृति को जाना जाता है। ये शिलाकृतियां प्राय मरुस्थलीय क्षेत्रों में अब यानी मुख्य रूप से जो विशाल चट्टानी खंड होते हैं वो वायु वेग के कारण ऊंचे पर्वतीय ढालों के सारे नीचे लुढ़कते हुए यानी घर्षण करते हुए और मुख्य रूप से वायु की अपरदन क्रिया के कारण वो मुख्य रूप से त्रिकोणाकार आकृति के अंदर बन जाते हैं। तो ऐसे त्रिकोणाकार जो आकार के जो टुकड़े होते हैं उनको बेसिकली द्विकांत्र के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली होता कि 4 फलक है, एक फलक क्या भूमि में समाया रहता है, 3 फलक स्पष्ट रूप से यानी पृथ्वी पर दिखाई देते हैं और इसके बाहर खरोंच हो जाती है। तो ऐसे मुख्य रूप से अपक्षीय अपरदन और मुख्य रूप से घर्षण के कारण जो त्रिकोणाकार जो टुकड़े होते हैं उनको तो कहा जाता है द्विकांत्र के नाम से जाना जाता है। और जब ये टुकड़े 8 फलक के हो जाते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 फलक वाले जो टुकड़े होते हैं जो वायु के घर्षण अपरदन सभी घर्षण के कारण पर्वतीय क्षेत्रों से लुढ़कते जैसे आपने अनुभव किया होगा नदी के अंदर यानी जो पत्थर बह के आता है वो गोल व चिकना हो जाता है। क्यों? वायु नदी की गति तीव्र होती है लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्रों में यानी वायु की गति इतनी तीव्र नहीं होती है और न इतनी ज्यादा मात्रा में लुढ़क पाता, जिसके कारण ये त्रिकोणाकार चतुर्भुजाकार षष्भुजाकार अष्टभुजाकार हो जाता है। यानी 4 भुजा वाले जो 3 भुजा ऊपर से रूप से दिखाई देती है उसको द्विकांत्र कहते हैं। 8 फलकों वाले जो मुख्य रूप से क्या है जो चट्टान के जो टुकड़े होते हैं उसको वेंटिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बेसिकली हो गया क्या द्विकांत्र या वायु घृष्टांग। इसके बाद हम बात करते हैं यारडांग। तो यारडांग शिलाकृति को यदि हम देखना चाहें जब क्या होता है बेसिकली कोमल तथा कठोर चट्टानें एक दूसरे के लंबवत रूप में होती है और पवन द्वारा उन चट्टानों की मुख्य रूप से क्या है मुलायम चट्टानों का तो शीघ्र अपरदन हो जाता है लेकिन कठोर चट्टानों का अपरदन उस क्षेत्र में कम होता है, जिससे क्या बेसिकली क्या होता है कि जो कठोर चट्टानों के मध्य वाली भाग है वो नालीनुमा और नुकीले आकार के जो निर्मित छोटे छोटे नालिका या अपरदनात्मक शिलाकृतियां इस क्षेत्र के अंदर बनते हैं। या यूं कह सकते हैं कि वायु के यानी जब वायु के मार्ग में कठोर व लंबवत चट्टानें यानी लंबवत के साथ साथ कुछ मात्रा में क्षैतिज पाई जाती है तो वह मुलायम चट्टानें वायु के अपरदन क्रिया के कारण हटा दी जाती है, लेकिन बीच बीच की जो कठोर चट्टान है उस क्षेत्र के अंदर क्या है बेसिकली खड़ी रहती है, जिसके कारण एक अटपटे आकार के यानी मुख्य रूप से बालू का यानी टीले का निर्माण होता है। इस प्रकार के टीले को यारडांग के नाम से जाना जाता है। और ये यारडांग होते बेसिकली इसकी ऊंचाई 20 फीट होती है। कितने? यानी इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो 20 फीट इसकी ऊंचाई होती है।
और फिर यदि हम चौड़ाई की यदि हम बात करना चाहें तो 30 से लेकर 120 फीट की ऊंचाई तक मुख्य रूप से क्या है, यानी चौड़ाई तक होते हैं 30 से 120 और ऊंचाई बेसिकली इसकी 20 फीट होती है। और हमारे भूगोलवेत्ता में आर्थर होम्स, और आर्थर होम्स ने इस जो यार्डांग है, जो अटपटे आकार के जो वायु का टीले बनते हैं वायु के अपतन क्रिया के कारण, उसको कॉक्सकॉन के नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? कॉक्सकॉन के नाम से संबोधित किया है। ये यूजीसी नेट के अंदर ये प्रश्न है वो बेसिकली आ चुका है। तो इस प्रकार ये हो गया क्या है, यानी यार्डांग शिलाकृति। इसके बाद नेक्स्ट शिलाकृति हम बात करते हैं जालीदार शिला, जिसको हम अस्मक जालक भी कहते हैं। जालीदार शिला क्या होती है भाई? जब चट्टानें क्षैतिज अवस्था में हो लेकिन इसके अंदर चट्टान मिश्रित प्रवृत्ति की होती है। लंबवत अवस्था के अंदर चट्टान होती है, उसके अंदर मिश्रित कठोर भी मिलेगी बीच बीच में और मुलायम भी मिलेगी, जिसके कारण मैंने पहले बताया वायु 6 फीट तक करती है, लेकिन यह क्या होता है, इसके अंदर जो वायु अपर्दन करती है तो मुलायम चट्टान वहां से हटाना प्रारंभ हो जाती है, तो छोटे छोटे यानी खांच बन जाते हैं और एक जाली सदृश शिलाकृति बनती है इसके अंदर। तो ऐसी जालीनुमा जो शिलाकृति का निर्माण होता है, जिसको जालीदार शिला, पाषाण जालक या अस्मिक जालक के नाम से भी ऐसी शिलाकृति को जाना जाता है। जो पथरीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसी शिलाकृतियां बहुतायत से पाई जाती है, और पथरीले जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो एरेगिया, जिसको हमादा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी यूजीसी नेट के अंदर आ चुका है। अब हम बात करते हैं, जब ये पाषाण जो जालियां बनी थी ये आर पार नहीं है बेसिकली, क्यों? क्योंकि कम, और जब इसका लंबे समय तक अपरदन होता है तो ये नालियां आर पार हो जाती है, और आर पार होगी तो बेसिकली ये थोड़ा सा मिल जाती है, और मिलने से आर पार खिड़की बन जाती है, जिसको पवन खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। जब ये पवन खिड़कियां मुख्य रूप से क्या है, यानी लंबे क्षेत्र आपस में मिल जाती हैं, तो इसको हम मुख्य रूप से कहते हैं पवन वातायन कहते हैं। तो इसके अंदर किस प्रकार परिभाषित करेंगे पवन वातायन को, कि जालीदार शिला में पवन के अपर्दन द्वारा पवनमुखी भाग के अंदर जो छिद्र हो जाते हैं, और पवन धीरे धीरे उन छिद्रों को यानी विस्तारित कर देती है, आपस में मिला देती है, तो एक बार बार मुख्य रूप से क्या है, यानी खिड़की बन जाती है, जिसको पवन वातायन कहते हैं। और ये पवन वातायन बन जाए तो यानी मुख्य रूप से एक मेहराबनुमा शिलाकृति का भी इसके अंदर निर्माण इसके अंदर होता है इस प्रकार का, और यहाँ यानी एक प्रकार का पुल का कार्य करता है ये पवन वातायन। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो जो पवन खिड़की है के बाद विस्तारित हो जाती है, मेहराबनुमा हो जाती है, पुल का कार्य करती है ऊपर से, यानी विभिन्न प्रकार की आदिम जनजातियां पहले इसके अंदर जाती थी, तो ये पवन खिड़की का भी निर्माण इसके अंदर होता है। तो बेसिकली आज हमने देखा यानी तीनों शिलाकृतियों को रिपीट किया, हिमसेनवर्ग देखा, यानी जो मुख्य रूप से टीला सदृश से झुंझुन है, गवाल तुल्य जो शिलाकृति है झुंझुन है, ड्राइकांट्र है, यानी त्रिकोणा का जो टुकड़ा होता है वो ग्रीकांड है, अष्टभुजा वाले फलक को वेंटी फैक्ट के नाम से जाना जाता है। यार्डांग जो मुख्य रूप से लंबवत चट्टानें होती है मिश्रित प्रकार की, असंगठित प्रकार की, उसमें यानी वहां से मिट्टी हटा दी जाती है, और अवनाली का अपर्दन उसके अंदर होता है। अटपटे प्रकार के जो बालू का टीले बनते हैं उनको बेसिकली यार्डांग के नाम से जाना जाता है। जालीदार शिला यानी जब लंबवत चट्टानें हो उस पर अपर्दन की क्रिया जब होती है तो ये छोटी छोटी जालियां बन जाती है, तो उसको यानी जालीदार शिला अस्मिक जालक के नाम से भी जाना इसको क्या है जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं पवन वातायन या पवन खिड़की। जब ये जालियां आपस में अपरदित होकर आर पार हो जाती है और आपस में मिलेगी तो यहाँ पवन वातायन खिड़की बनेगी, फिर बड़ी हो जाएगी तो मेहराब बन जाएगी, ऊपर से निकलने वाला मार्ग बन जाएगा प्राकृतिक, या मुख्य रूप से पवन के द्वारा निर्मित पुल का निर्माण इसके अंदर बेसिकली होगा। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो ये अपने वायु की अपर्दन क्रिया के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बालू का स्तूप, बालू का टीले या बालू का धोरे कई नामों से जाना जाता है, तो
ये अपने इस बेसिकली आसपास के क्षेत्र में बहुतायत से देखने को मिलते हैं। तो बालू का स्तूप भी कई प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, हेलबैग, बरखान, अर्धचंद्राकार। तो अपने यानी चूरू जिले का जो भालेनी गांव है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ये इस प्रकार के बेसिकली यानी पर्सन है, ये राजस्थान पुलिस और पटवार जैसे एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक छोटे प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों पर अगले में इसमें कंपटीशन के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।